हम्म। तो विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी क्रम में मानव तंत्र का पार्ट 6 और मानव तंत्र हमारा चल रहा है। इसमें श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका था, पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने रुधिर की सामान्य जानकारी देखी है कि रुधिर की सामान्य जानकारी क्या क्या थी, जिसमें रुधिर के मुख्य भाग प्लाज्मा, एक तरल भाग था जिसको प्लाज्मा कह रहे थे, एक ठोस भाग था जिसमें रक्त कणिकाएं थी। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे और इसी के बाद हम आगे के क्रम में एक बार हम देखेंगे पहले रक्त के कार्य कि जो रुधिर है इसके क्या क्या कार्य हैं आप पहले समझेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक बार पहले समझते जाएंगे और इसके बाद में आप जो पहले बता रखा आपको उसी क्रम में वीडियो को एक बार पॉज करके फिर उसको लिखेंगे। तो आपका आज का हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा पहले रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य पहला कार्य है, रुधिर देखो क्या करता है, गैसों का विनिमय यानी ऑक्सीजन तथा CO2 का वातावरण व कोशिकाओं के मध्य, वातावरण व कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करना। वातावरण व कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन। तीसरा कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना या शरीर के तापमान को स्थायी बनाए रखना। तो शरीर के ताप को नियंत्रित करना, एक शरीर का pH नियंत्रित करना, शरीर का pH नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना, pH को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर में हार्मोनों का परिवहन करना, हार्मोनों का पहले इधर देखते जाएंगे, हार्मोनों का परिवहन करना। और एक है इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन करना। अपशिष्ट पदार्थ हैं ये भी रुधिर में घुल करके हमारे जो उत्सर्जन अंग हैं वहां तक पहुंचते हैं जहां से इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना ये हमारे रक्त के कार्य हैं। तो पहला है O2 और CO2 का वातावरण और कोशिकाओं के बीच में आदान प्रदान करना। ये ऑक्सीजन के बारे में हम पहले रुधिर में आरबीसी
जो पाई जाती हैं, और आरबीसी में हमने पढ़ा था कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन चतुसंयोजी होता है, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये CO2 है, ये प्लाज्मा में घुल करके रक्त का भाग है, वातावरण और कोशिकाओं के बीच में इसका एक्सचेंज होता है। पोषक तत्वों का परिवहन करता है रुधिर, और इसके बारे में आप जो भोजन का पाचन हमने पढ़ा था, आहार नाल में कि छोटी आंत में जो विलाय पाए जाते हैं या शांकुर जिसको बोला जाता है, दीर्घम, वो मतलब पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उनको रुधिर में परिवहित कर देते हैं, रुधिर में डाल देते हैं, जहाँ से कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। फिर कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के बीच में जो ग्लूकोज था, इनके बीच में एक ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और pH का मान है शरीर का, उसको बनाए रखता है। प्रतिरक्षा का कार्य करता है, जो हम पढ़ चुके थे कि रक्त की कणिका है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जो शरीर में बाह्य प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करती हैं। हार्मोनों का परिवहन, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये अपने रासायनिक पदार्थ को, हार्मोन को रुधिर में स्रावित करती हैं, जहां से वो रुधिर में घुल करके अपने लक्षित अंगों तक पहुंचता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे उपसर्जन में हम पढ़ेंगे कि जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ भी रुधिर में घुल करके उनके लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं, जहां से उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आप इसका अपनी नोट कॉपी में इसको उतार लें। इसके बाद में कुछ आपके यह है रक्त से संबंधित रोग, वीडियो को पॉज करके आप उतार लें। रक्त से संबंधित रोग हैं, और यहाँ WBC और RBC की अधिकता और कमी से रक्त से संबंधित रोग, इसमें देखो 2 प्रकार के रोग हैं, एक RBC से संबंधित है और एक है वो WBC से संबंधित है। RBC और WBC, एक रोग होगा वो RBC की अधिकता से, यहाँ ध्यान देने में जो लाइन बना रहा हूँ उसमें है RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। एक रोग है वो RBC की कमी से, और इसी प्रकार से एक होगा WBC की अधिकता से, और एक हमारे शरीर में WBC की कमी से होने वाला रोग है। तो RBC की अधिकता से होने वाला रोग का नाम है पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, यह RBC की अधिकता से होता है। और एक है रक्ताल्पता, यानी रक्त अल्पता जिसको बोला जाता है, यह RBC की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद में अधिकता से WBC अधिकता से होने वाला रोग है ल्यूकेमिया, और कमी से होने वाला रोग है ल्यूकोपीनियम, ल्यूकोपीनियम। तो ये रक्त से संबंधित रोग थे, अधिकता से और कमी से। इसके बाद में हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण की। कॉपी में हेडिंग डाल करके छोड़ दें, फिर देखेंगे आप इधर हेडिंग डालने पहले रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन।
रक्त परिसंचरण की हम बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखो कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों का संयोजन, जो शरीर में विभिन्न अंगों का संयोजन है, जो शरीर में पचे हुए पदार्थ हैं, गैस हैं, पोषक पदार्थ हैं, हार्मोन हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं, इनका मतलब क्या करता है? परिवहन करता है। उन अंगों के संयोजन को ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो इसमें आप परिभाषा देखेंगे इधर, शरीर में विभिन्न अंगों का संयोजन, शरीर में विभिन्न अंगों का संयोजन जिनके माध्यम से शरीर में पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थों, हार्मोनों, पोषक पदार्थों, हार्मोनों, गैसों तथा अन्य जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होता है। यह आपके परिसंचरण तंत्र की परिभाषा है कि विभिन्न अंगों का संयोजन जिनके माध्यम से शरीर में पोषक पदार्थ हैं, गैस है, उत्सर्जित पदार्थ हैं, इन सब का मतलब क्या होता है? परिवहन होता है। इसको मतलब क्या कहेंगे हम? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। उतार लेंगे आप इसको। इसके बाद में आगे हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार, कि परिसंचरण तंत्र जो है कितने प्रकार का होता है। पहले देखेंगे इधर परिसंचरण तंत्र का प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। और ये दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र है। दूसरा कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र है। एक खुला परिसंचरण तंत्र है और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र है। इसमें देखो क्या है, इस तंत्र में रुधिर नलिकाओं में न बहकर, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इन रुधिर वाहिनियों में यानी रुधिर नलिकाओं में न बहकर शरीर में खुले स्थान में प्रवाहित होता है। खुले स्थान में प्रवाहित होता है। और जो बंद परिसंचरण तंत्र है, इसमें रुधिर है, इसमें रुधिर वाहिनियों में, रुधिर किसमें बहेगा? रुधिर वाहिनियों या वाहिकाओं, रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, बहता है। तो यह खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र की परिभाषा है। इसके बाद में आप देखेंगे खुले परिसंचरण तंत्र। देखो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किस किस में पाया जाता है? जैसे तिलचट्टा है, मकड़ी है, कीट है। एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे आप। तिलचट्टा,
मकड़ी, कीट और बंद परिसंचरण तंत्र है ये स्तनधारी, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी हैं। और स्तनधारियों में हमारा कौन आता है? मानव। तो हमारे मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के प्रकार हो गए कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि इसमें जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों में न बह करके संपूर्ण शरीर में खुले स्थान में बहता है। और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि इसमें जो रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर को प्रवाहित होने में समय क्या लगता है? इसमें अधिक लगता है। और इसमें जो समय है वो कम लगता है। खुले परिसंचरण तंत्र में समय क्या लगता है? कम लगता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे तिलचट्टा है, इसमें 5-6 मिनट में परिसंचरण चक्र है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में समय ज्यादा लगता है और खुले परिसंचरण में समय कम लगता है। एग्जाम्पल देख लेंगे और इनकी परिभाषा देख लेंगे। अब जैसे मैं आपको समझा तो कंप्लीट, इसके बाद में आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर आप बताएंगे। तो एक बार आपकी हैबिट बढ़ जाएगी तो इसके बाद में आपके बहुत ही शानदार नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको कक्षाओं में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने पढ़ते रहना, सर आपको पढ़ाते रहेंगे। इसके बाद में हमारे मानव में परिसंचरण तंत्र के बाद में एक लिम्फेटिक सिस्टम और पाया जाता है, लसिका तंत्र। एक कौन सा पाया जाता है? परिवहन में ही एक लसिका तंत्र और पाया जाता है। तो इसमें लसिका क्या होता है कि जब रुधिर जो होता है ये रुधिर केशिकाओं से, जो केशिकाएं होती हैं कैपिलरीज, तो जब रुधिर केशिकाओं से होकर के प्रवाहित होता है, रुधिर केशिकाएं बहुत ही कम व्यास की पतली नलिकाएं होती हैं। तो जब रुधिर है वो इन रुधिर केशिकाओं से बहुत कम पतले व्यास की नलिकाओं से होकर के प्रवाहित होता है, तो इसका ठोस भाग रह जाता है और तरल भाग क्या हो जाता है? छन करके बाहर आ जाता है। इसी को मतलब क्या कहा जाता है? द्रव भाग जो होता है इसी को लसिका कहा जाता है। और लसिका एक रंगहीन होता है और इसमें सबसे ज्यादा WBC की संख्या पाई जाती है। लसिका में WBC की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे आप कि जब रुधिर केशिकाओं से होकर प्रवाहित होता है, रुधिर केशिकाओं से होकर प्रवाहित होता है तो रुधिर का द्रव भाग केशिकाओं से छनकर बाहर आ जाता है, छनकर बाहर आ जाता है, जिसे लसिका लिम्फ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? लसिका कहा जाएगा। रंगहीन होता है, लसिका रंगहीन तरल पदार्थ होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है। और इस लसिका में WBC की संख्या अधिक पाई जाती है। रक्त की बजाय WBC लसिका में ज़्यादा पाई जाती है। लसिका में WBC की संख्या अधिक पाई जाती है। WBC की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये लसिका है और उस लसिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का, ये भी हमारे लसिका तंत्र विभिन्न प्रकार के विशिष्ट तंत्र मिलकर के इस लसिका का परिवहन करते हैं, जिसको लसिका तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार से लसिका के हमारे परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख
घटक है, परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख घटक है लसिका। रक्त परिसंचरण के घटक देखेंगे, इसको भी उतार लेंगे आप, लसिका तंत्र। और लसिका तंत्र के बाद में ये सारा जो हमारा चल रहा है ये परिसंचरण तंत्र चल रहा है। और परिसंचरण तंत्र के अलग अलग घटक है, जैसे रुधिर परिसंचरण तंत्र का घटक है, लसिका है, ये भी परिसंचरण तंत्र का ही घटक है। तो ये सारा परिसंचरण तंत्र चल रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण के घटक। हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण है, इस रक्त परिसंचरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? रक्त परिसंचरण के घटकों के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें एक तो रक्त होता है, एक हृदय है, एक रक्त वाहिनियां हैं, और इसके अलावा एक लसिका है। रक्त परिसंचरण के घटक में हम देखेंगे रुधिर या रक्त, एक इसका प्रमुख जो घटक है जो रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करने का कार्य करता है, हृदय। रक्त है, हृदय है, रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, और एक अभी हमने पढ़ा था लसिका। ये भी किसका घटक है? रक्त परिसंचरण तंत्र का घटक है। तो ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के घटक हैं। इसके बाद में हम एक बार हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण का चित्र बनाएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक बार क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। इसको आप पहले लिख लेंगे। अब देखो रुधिर परिसंचरण में क्या है कि हमारा प्रमुख जो घटक है रुधिर परिसंचरण तंत्र का, वो हृदय है। पहले आप इधर देखेंगे हृदय, इसकी संरचना भी आगे हम पढ़ेंगे कि हृदय में ऊपर 2 आलिंद और उन्हीं के नीचे 2 नीले पाए जाते हैं। एक दायां आलिंद और दायां आलिंद के नीचे दायां नीला। दायां आलिंद है और इस दायां आलिंद के नीचे ही क्या है? दायां नीला है। पहले इधर देख लेंगे, इस दायां आलिंद में, ये दायां आलिंद है, और इस दायां आलिंद में जो हमारी महाशिरा होती है, जो शरीर के संपूर्ण भागों से अशुद्ध रुधिर को इस दायां आलिंद में ला करके एकत्रित करती है। तो सबसे पहले हम दायां आलिंद बनाएंगे, और दायां आलिंद के बाद में हम बनाएंगे, दायां आलिंद है और इस दाएं आलिंद के नीचे ही क्या पाया जाता है? दायां नीला। तो रुधिर का जो शरीर के अंदर जो अशुद्ध रुधिर होता है, ये अशुद्ध रुधिर यहाँ हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ शरीर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन शरीर की कोशिकाओं से जो अशुद्ध रुधिर है, यह अशुद्ध रुधिर पहले हमारे हृदय के दायां आलिंद में आएगा, दायां आलिंद से ये दाएं नीले में आएगा, और दाएं नीले से ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, जो एक अपवाद के रूप में हम पढ़ रहे थे, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये फेफड़ों में प्रवेश करेगा। इसके बाद में यहाँ देखो, ये फेफड़े हैं, जिनकी संरचना हम पीछे पढ़ चुके हैं। फेफड़ों से रुधिर जो है ये गया यहाँ, नहीं जाएंगे। पहले जो शरीर की कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर आएगा। ये वेना केवा महाशिरा है, एक पश्चिम महाशिरा है और एक अग्र महाशिरा है। दोनों आकर के दायां आलिंद में घुलेंगी। दायां आलिंद से अशुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई हो, ये आएगा दाएं नीले में। दोनों ऊपर आलिंद है और नीचे नीला है, और नीले से ये रुधिर किसमें चला जाएगा? ये फुफ्फुसीय धमनी है,
और इस फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से ये जो रुधिर है ये फेफड़ों से आएगा हमारे बाएं नीले में। फेफड़ों से किस में आएगा? बाएं आलिन में आएगा, पहले नीले में नहीं, बाएं आलिन में आएगा। यहाँ बायां आलिन है और इस बायां आलिन से ये बाएं नीले में आएगा। ये बायां आलिन से बायां नीले, और इस बाएं नीले से यहाँ महाधमनी निकलती है, एरोटा। ये एरोटा है, ये एरोटा है जिसको महाधमनी बोला जाता है। और ये एरोटा इस शुद्ध रुधिर को, शुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। तो देखेंगे यहाँ एक आप थोड़ा सा इसका अलग डायग्राम बना लेंगे। शुद्ध रुधिर को आप डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। शुद्ध रुधिर को डॉटेड लाइन से, यहाँ से आ गया, इसके बाद में डॉटेड लाइन से इसे दर्शाएंगे। ये शुद्ध है, ये शुद्ध रुधिर है। यहाँ हमारा बायां आलिंद आ गया है और यहाँ आलिंद नीले कपाट पाए जाते हैं, एट्री-वेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं। तो इसमें बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकैस्पिड पाए जाते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, इनको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। और एक जो कपाट पाए जाते हैं ये नीले और जो हमारी धमनियां होती हैं, इन निलयों के और धमनियों के बीच में यहाँ भी कपाट पाए जाते हैं। और यहाँ जो फुफ्फुसीय धमनी है यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। शिराओं में और आलिंदों के बीच में कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनको महाधमनी कपाट बोला जाता है, जो नीले और धमनियों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ से रुधिर है वो बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आएगा नीले में, बाएं नीले में, और बाएं नीले में से ये महाधमनी कपाट से होता हुआ ये एरोटा है, महाधमनी निकलती है बाएं नीले से, जो शुद्ध रुधिर को शरीर के संपूर्ण भाग में प्रवाहित करती है। यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। अब देखो इसका पहले थोड़ा सा नामांकन कर लें आप पहले। ये तो है आपका दायां आलिंद, ये कौन सा है? दायां, इधर देखते जाएंगे कि दायां आलिंद है। दाएं आलिंद के नीचे ही पाया जाता है दायां नीले, दायां नीले। फिर इधर देखेंगे यह है बायां आलिंद, ऊपर दोनों आलिंद होते हैं और नीचे नीले। यानी मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों नीले हैं। तो ये बायां आलिंद है, इसी के नीचे ये क्या है? बायां नीले, बायां नीले हो गया। इसके बाद में देखेंगे यहाँ ये शरीर की हमारी कोशिकाएं हैं, ये रुधिर है और ये ऊतक है। तो इनके बीच में यहाँ शुद्ध रुधिर का मतलब है शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर का मतलब है ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। और यहाँ ये हमने जो पूरी लाइन के द्वारा दर्शाया है इसको आप बोलेंगे अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। और इस अशुद्ध रुधिर का मतलब है विऑक्सीजनित, यानी इसमें क्या नहीं पाई जाती है? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, विऑक्सीजनित। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। तो अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है और शुद्ध रुधिर में क्या घुली हुई होती है? ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ये महाधमनी है, ये महाधमनी है, एरोटा जिसको बोलते हैं, महाधमनी एरोटा, जो शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करती है। और ये महाशिरा है, महाशिरा जिसको वेना केवा बोलते हैं,
महाशिरा, आगे बढ़ेंगे इनको, वेना केवा जिसको बोला जाता है, ये संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंग में लाने का कार्य करती है। इसके बाद में देखो पीछे भी हमने अपवाद देखा था, ये पल्मोनरी एरोटा है, यानी फुफ्फुसीय धमनी, यह अपवाद है। फुफ्फुसीय धमनी यानी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये भी अपवाद है। ये होगी पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। इस फुफ्फुसीय शिरा में तो क्या बहेगा? शुद्ध रुधिर। सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। और सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय जो धमनी है इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। इसके बाद में हमने देखा था एक आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रिया हमने पढ़ी थी पीछे श्वसन तंत्र में। तो उसमें क्या था कि जो रुधिर, यहां देखो ये रुधिर है और ये कोशिकाएं हैं, यहाँ O2 और CO2 का विनिमय, ऑक्सीजन को तो क्या कर लेती हैं, इस रुधिर में क्या घुल करके आ रही है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, और भोजन का ऑक्सीकरण करने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस रुधिर में मिला देती हैं। इसको कहा जाता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में हमने क्या पढ़ा था? आंतरिक श्वसन का मतलब है कि इसमें रुधिर और जो उत्तक है, यानी कोशिकाएं हैं, जो समान प्रकार के यहाँ उत्तक हैं, एक ही प्रकार की कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, उत्तक बनाएंगी। तो यहाँ रुधिर और उत्तकों के बीच में या रुधिर और कोशिकाओं के बीच में O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और इसको हमने क्या पढ़ा था? आंतरिक श्वसन। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहा जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ ये तो फेफड़े हैं, इनकी वायुकोशिकाएं हैं और ये रुधिर है। अभी इसको आप बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा काट छाट हो सकती है ऐसे। ये कोशिकाएं हैं और रुधिर कोशिकाएं, जिनके अंदर क्या भरी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ये यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो कहाँ छोड़ देंगी? वायुकोशिकाओं में। ये वायुकोशिकाएं इसको ले लेंगी और बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन इन्होंने ग्रहण की हुई है, इस ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं? ये इस रुधिर में मिला देती हैं। यहाँ रुधिर फेफड़ों में आकर के क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और इसको हम क्या कह रहे हैं? बाह्य श्वसन। इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। यह है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। तो ये हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र है। एक बार इसको आप पुनः देख लेंगे, बाद में वीडियो को पॉज करके बना लेंगे। पहले देखेंगे ये हमारा हृदय है। इस हृदय में मानव का हृदय है वो चतुर्कोष्ठीय, 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। 2 ऊपर वाले कोष्ठक होते हैं, ये दोनों आलिंद होते हैं, और नीचे वाले जो कोष्ठक हैं वो निलय होते हैं। दायां आलिंद है और दाएं आलिंद के नीचे दायां निलय, ये बायां आलिंद है, और बाएं आलिंद के नीचे ही क्या पाया जाता है? बायां निलय पाया जाता है। यहाँ हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, ये रुधिर है और ये शरीर की कोशिकाएं हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो क्या होगा, यानी शरीर की कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो रुधिर और शरीर की कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको आंतरिक श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को तो रुधिर में घोल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और ऑक्सीजन को ये कोशिकाएं ग्रहण कर लेंगी। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है ये आएगा हमारा वेना केवा में, ये महाशिरा है,
इस महाशिरा के द्वारा संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाया जाएगा। यह पश्चिम महाशिरा है और यह अग्र महाशिरा है। ये दोनों आकर के दाएं आलिंद में खुलती हैं। ध्यान रखेंगे, आलिंद और इन शिराओं के बीच में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि जो शिराएं होती हैं, इन शिराओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। एक दिशीय कपाट का मतलब होता है क्योंकि इनमें रुधिर दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इनमें एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। और एक दिशीय कपाट क्या करते हैं, रुधिर को पुनः विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। केवल एक ही दिशा में इस प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, जैसे रुधिर ऊपर चढ़ा और भर गया फिर वापस नहीं जाएगा, इस प्रकार से एक दिशा कपाट पाए जाते हैं। हाँ, धमनियों में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं। पुनः ध्यान रखना, धमनियों में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि धमनियों में जो रुधिर होता है वो दाब के साथ प्रवाहित होता है। हृदय में जब बायां निलय संकुचन करता है और जब बायां निलय, इसको डायस्टोल, तो इसमें बायां निलय जब संकुचन करता है तो बाएं निलय के संकुचन के समय जो दाब लगता है उस दाब के कारण रुधिर प्रवाहित होता है। तो धमनियों में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में क्या पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि शिराओं में और जो आलिंद, क्योंकि शिराएं आकर के कहाँ खुलती हैं, आलिंदों में। देखो जो फुफ्फुसीय शिरा है वो भी बाएं आलिंद में आकर के खुल रही है, और इधर जो महाशिरा है ये भी दाएं आलिंद में आकर के खुल रही है। तो शिराओं का जो मुंह है जहां आलिंदों में खुलता है, तो शिराओं के आलिंदों के बीच में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं। हालांकि स्वयं शिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ नहीं पाए जाएंगे। समझ गए। और एक ध्यान आपको ये रखना है कि धमनियों में बीच में जो धमनियां होती हैं, चाहे ये फुफ्फुसीय धमनी देखो चाहे अरोटा महाधमनी देखो, धमनियों में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं स्वयं धमनियों में। लेकिन जहां से धमनी निकलती है, जहां से क्या होती है, धमनी निकलती है, यानी निलयों से निकलती है, एक दाएं निलय से निकलेगी और एक बाएं निलय से, तो धमनी और निलयों के बीच में क्या पाए जाते हैं, महाधमनी कपाट पाए जाते हैं। इनका ध्यान रखेंगे। और ये भी रुधिर को धमनियों से पुनः निलयों में आने से रोकते हैं। तो ये हमारे मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र है, इसका नामांकन आप कर लेंगे। अब देखो, यही चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ लें। नामांकन करने के बाद में ये बाह्य श्वसन अब आप समझ गए हैं, ये आंतरिक श्वसन है। आंतरिक श्वसन में मैंने आपको बताया था कि रुधिर और कोशिकाओं के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी रुधिर में जो ऑक्सीजन घुल करके आ रही है, इस ऑक्सीजन को कोशिकाएं ग्रहण कर लेंगी, और कोशिकाओं में जो ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की, और जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रुधिर में मिला देंगी, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस रुधिर के माध्यम से पहले हृदय में जाएगी, हृदय से फेफड़ों में जाकर के यहाँ बाहर छोड़ दी जाएगी। अब हमारे मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इस दोहरे परिसंचरण तंत्र का क्या तात्पर्य है, कैसे होगा। देखो, जो रुधिर है ये देखो सबसे पहले यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जो रुधिर है वो कोशिकाओं से चालू हुआ, और कोशिकाओं से पहले देखो आलिंद में आया, दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। इसका मतलब हृदय में एक बार आ गया, पहली बार रुधिर आ गया। अब देखो, पहली बार आ गया, इसी पार्ट में आया है, इधर वाले में अभी तक नहीं आया है। यहाँ दाएं आलिंद में आया है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया है, और दाएं निलय से सीधा कहाँ चला गया। एक चक्र कब पूरा होगा, जब ये रुधिर यहाँ से चालू हुआ है वापस यहीं आ जाना चाहिए। कोशिकाओं से हमने चालू किया है तो कोशिकाओं में आ जाना चाहिए, फेफड़ों से चालू किया है तो फेफड़ों में आ जाना चाहिए। दोनों प्रकार से आप कैसे भी समझ सकते हैं, तो यही से समझ लें। यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, रुधिर को यहाँ से रवाना कर दिया, रुधिर गया, अशुद्ध रुधिर है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, कहाँ गया, दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद से कहाँ गया, दाएं निलय में। अब ये हृदय का आधा भाग ही है, आधा भाग तो इधर रह गया, आधा भाग ही है।
अब इस आधे भाग में नहीं जाएगा, पहले दूसरी जगह घूम के आएगा, शुद्ध होकर के आएगा। या शुद्ध है तो शुद्ध होकर आएगा और कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा। दाएं नीले से कहाँ चला गया, सीधा फेफड़ों में चला गया। और फेफड़ों में जाकर के यहाँ ये रुधिर क्या होगा, शुद्ध होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को तो फेफड़ों को दे देगा कि भाई ये हमारे शरीर के लिए कोई काम की नहीं है, तो तुम इसका काम करते रहो, इसको बाहर निकालते रहो। और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब देखो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये रुधिर सीधा कोशिकाओं में नहीं जाता है, पहले कहाँ आएगा, ये हृदय में आएगा। दूसरी बार देखो हृदय में आ गया, कोशिकाओं में अभी तक नहीं गया है, पहले किस में आ गया, वापस दूसरी बार हृदय में आ गया। पहली बार तो इधर आ गया था, दूसरी बार इधर आ गया। और यहां से बाएं आलिंग में आया, बाएं आलिंग से बाएं नीले में आएगा, फिर बाएं नीले से इस महाधमनी के द्वारा होता हुआ कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में। तब जाकर के इसका एक चक्र क्या होगा, पूरा होगा। तो रुधिर परिवहन के चक्र के दौरान शरीर में कोशिकाओं में एक चक्र के दौरान रुधिर जो है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। इसलिए मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी कि मानव का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। अब इसमें भी दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ये भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले देखो, एक तो होता है फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय का मतलब देखो यहाँ जो रुधिर है, ये रुधिर पहले कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में, फेफड़ों से कहाँ आ रहा है, हृदय में। तो इतना जो चक्र है ये तो है फुफ्फुसीय। और बाकी ये जो नीचे वाला चक्र है, ये चक्र मतलब क्या कहलाएगा, दैहिक परिसंचरण। तो 2 प्रकार के परिसंचरण, एक तो फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय में आप नहीं समझ लेंगे कि यहाँ दाएं नीले से रुधिर जा रहा है फेफड़ों में, फेफड़ों से आ रहा है बाएं आलिंग में, ये तो क्या हो गया, फुफ्फुसीय। ये तो कौन सा चक्र हो गया, फुफ्फुसीय। और एक होता है दैहिक। दैहिक का मतलब है यहाँ रुधिर का संबंध है, दैहिक से तात्पर्य है कि रुधिर का संबंध हृदय और कोशिकाओं के बीच में है। यानी आलिंग में आया और यहाँ हृदय में आ गया और फिर यहाँ हृदय से वापस कहाँ चला गया, कोशिकाओं में। इसको मतलब क्या कहा जाता है, दैहिक परिसंचरण कहा जाता है। तो अब इसको आप आराम से उतार लेंगे, नामांकन इसका कर लेंगे। इसके बाद में वीडियो को पॉज करके आराम से उतार। अब हम दोहरा परिसंचरण, यहां मैंने आपको समझा दिया है, इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि दोहरा परिसंचरण मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहते हैं। दोहरा परिसंचरण, और मानव में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण। तो देखेंगे मानव शरीर में रुधिर एक चक्कर के दौरान हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। एक चक्कर के दौरान हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। किसकी परिभाषा हो गई है, दोहरा परिसंचरण की, कि मानव शरीर में जो रुधिर है वो एक चक्कर के दौरान हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। और इसको मतलब क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। इस दोहरा परिसंचरण में भी आप देखेंगे, एक तो होता है दैहिक, एक तो कौन सा परिसंचरण होता है, एक तो होता है दैहिक परिसंचरण और एक होता है फुफ्फुसीय। एक कौन सा हो जाएगा, फुफ्फुसीय परिसंचरण, और एक होता है इसमें दैहिक परिसंचरण। इसलिए मानव के रुधिर परिसंचरण को क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। एक डैश लगा के नीचे लिख लेंगे आप। मानव में देखो, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप नहीं लिखेंगे, पहले देखते जाएंगे, इधर आराम से मेरी आवाज को सुनते जाएंगे।
बोर्ड पर जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप देखते जाएंगे। और यहाँ वीडियो देखने का मतलब नहीं है कि केवल आप देखते रहें, और वीडियो देखने का तात्पर्य है आप उसको नॉर्मल सामान्य स्थिति में इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के देखें, जैसे हम बोल रहे हैं शब्दों को वैसे वैसे आप याद करने की कोशिश भी करो। तो मानव में परिसंचरण तंत्र बहुत शानदार समझ में आएगा। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन होगा? हृदय। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हृदय। अब आप इसको पॉज करके उतार लेंगे। फिर अब हम बात करेंगे हृदय। पॉज करके फिर उतार लें, जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाए। स्वयं भी बोलते रहे साथ साथ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, हृदय की संरचना। हृदय की संरचना, हमारा तात्पर्य यहाँ केवल आपको समझाने से है। साइंस में 100 में से 100 अंक प्राप्त छात्रा, मैथ्स 98, साइंस में 100 में से 100 प्राप्त छात्र राहुल यादव, राम गोपाल यादव, बालिका अंजू यादव, बाबूलाल यादव, कोलवा निवासी। साइंस में 100 में से 100 अंक प्राप्त छात्रा पूजा यादव, पुत्री महावीर प्रसाद यादव, अरनिया। 1 स्टैंडर्ड मैथ्स में 100 में से 100 मनोज यादव, पुत्र श्री कानाराम यादव, डानीबाड़। साइंस में 100 अंक। ये आज तक 100 में से 100 अंक प्राप्त विद्यार्थी जो कि लिस्ट है। विकास यादव, राजेश कुमार यादव, मैथ्स में 100 में से 100। वीरेंद्र यादव, पुत्र श्री श्रवण कुमार यादव, धन्नाजीवाड़ी मैरोली, मैथ्स में 100 में से 100। छात्रा सीमा यादव, पुत्री श्री मुरलीधर, नाडीघोणी, मैथ्स में 100 में से 100। और रवि यादव, पुत्र श्री सुल्तान राम यादव, नागाकाड़ी, अरनिया, मैथ्स में 100 में से 100। लालचंद यादव, पुत्र श्री रामधन यादव, फकीरदास वाली, गणित में 100 में से 100। मोहित यादव, पुत्र श्री सांवरमल यादव, कोड़वा, मैथ्स 100 में से 100। अंजू यादव, पुत्र श्री अर्जुनलाल यादव, कचौड़िया, साइंस 100 में से 100। विद्यालय के 100 में से 100 प्राप्त विद्यार्थियों की सूची। विक्रम यादव, पुत्र श्री कैलाश चंद्र यादव, साइंस में 100 में से 100। और ये 90 से ऊपर विद्यार्थी सुशीला, सविता, अवनी चौधरी, सुनील कुमार, मुकेश कुमार 94, सुशीला यादव साइंस में 90.80, रोहित भोसलिया एजी में 91% और सुनील यादव 12वीं साइंस में 91.80%। सचिन यादव, गोकुल प्रसाद यादव 91.33 10वीं में, मुन्ना लाल यादव 90.17% 10वीं में। सुनो जी, पांच जगह भी दिखाओ ना, देखो दे गुड्डू छोटा छोटा देख क्या पानी किसने आता पानी। कृष्ण यादव 5वीं में A+, प्रियंका यादव 5वीं में A+, पल्लवी यादव 5वीं में A+, हरी सिंह यादव 8वीं में A+। कृष्ण यादव, पुत्र श्री बनवारी लाल यादव, डानी गोलीराव, मैथ्स में
12वीं कक्षा में से 100 में से 100। बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया है उस मैटर को आपको किस प्रकार से आत्मसात करवाना है। तो हृदय की संरचना के बारे में देखेंगे। हृदय क्या है? यह मांसल, खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है मांसल होता है, खोखला होता है और एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। हृदय के बाहर 2 झिल्ली यानी दोहरा आवरण पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। हृदयावरणी द्रव और पेरिकार्डियम जो है उसको हृदयावरण कहते हैं। यह जो हृदयावरणी द्रव है ये हमारे हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। इसी के साथ हृदय का जो आंतरिक भाग, जो जहाँ रुधिर भरा हुआ होता है, खोखला आंतरिक भाग जिसमें रुधिर भरा हुआ होता है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। और संरचना में हृदय 4 कोष्ठक होगा हमारे मानव का। दोनों ऊपर वाले जो कोष्ठक हैं वो आलिंद कहलाएंगे और नीचे वाले उन्हीं की संगत नीला कहलाएंगे। यानी दायां आलिंद के नीचे दायां नीला आएगा और बायां आलिंद के नीचे बायां नीला आएगा। थोड़ा सा देखेंगे हृदय की संरचना में। यह एक मांसल, खोखली तथा बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। आकार कैसा होगा? बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। उसके बाद में देखेंगे हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है जिसे हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम, जिसे हृदयावरण या इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे हृदयावरण के मध्य जो दोहरी झिल्लियों का आवरण है, हृदयावरण के मध्य तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हृदयावरणी द्रव या इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी पेरिकार्डियल द्रव भी कह सकते हो। पेरिकार्डियल द्रव भी इसको कहा जा सकता है, कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे पेरिकार्डियल जो द्रव है यानी हृदयावरणी द्रव, पेरिकार्डियल द्रव हृदय की बाह्य आघात या बाह्य चोटों से, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। अगर कहीं कोई अक्षर छूट जाए तो आप उसको सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो पेरिकार्डियल द्रव है ये मतलब क्या करता है? हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया
हृदय का आंतरिक भाग, हृदय का आंतरिक भाग जिसमें रुधिर भरा होता है, आंतरिक भाग जिसमें रुधिर भरा होता है, उसे मायोकार्डियम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, इसे क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है। और इस मायोकार्डियम भाग में क्या भरा होता है? रुधिर भरा होता है। तो ये हृदय की नॉर्मल संरचना है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, एक तो हृदय आवरण का या जो पेरिकार्डियल कार्डियम जो है, हृदय आवरण दरों का कार्य भी आपको पूछा जा सकता है। पेरिकार्डियम किसे कहते हैं? तो हमारे हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्लियों का जो आवरण होता है, इसको पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहा जाता है। और इसके बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको हृदय आवरणीय द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। अब इसको आप उतारेंगे, इसी में लिखूंगा मैं आगे। हृदय की आप इसका आकार देखेंगे तो हृदय का आकार जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आकार किस प्रकार का होगा? बंद मुट्ठी के आकार का हृदय का आकार पाया जाता है। मांसपेशी संरचना होती है। एक जो मानव में हृदय का भाग होता है, मानव में हृदय का भार ये लगभग 280 से 300 ग्राम के बीच, 300 ग्राम तक होता है। मानव में जो हृदय का भार है ये कितना होगा? 280 से लेकर के 300 ग्राम तक होता है। उसके बाद में हृदय के क्षैतिज कोष्ठक है, यानी ऐसे जो हृदय है इसके एक तो क्षैतिज कोष्ठक है, आप वैसे लिख लो, इसको समझ लो पहले। एक तो इस प्रकार से क्षैतिज कोष्ठकों में दो तो हो जाएंगे ऊपर आलिंद, और दो क्या हो जाएंगे नीचे निलय। ये भी आलिंद है और ये भी आलिंद है। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, और इस दायां आलिंद के नीचे दायां निलय और बायां आलिंद के नीचे बायां निलय। तो ये तो क्षैतिज कोष्ठक भी 4 हो गए और लंबवत कोष्ठक भी 4 हो गए। क्षैतिज कोष्ठकों की बात करें तो क्षैतिज कोष्ठकों में तो आप लिखेंगे कि हृदय में क्षैतिज कोष्ठकों में दो ऊपर 2 आलिंद होते हैं और नीचे 2 निलय होते हैं। और लंबवत कोष्ठक की अगर हम बात करें तो लंबवत कोष्ठक में ऊपर एक आलिंद होता है और एक निलय, एक आलिंद और फिर उसके नीचे निलय। लंबवत कोष्ठकों का क्रम तो होगा आलिंद और उसके नीचे निलय। क्षैतिज कोष्ठकों का होगा ऊपर दोनों आलिंद और उसके नीचे निलय। तो यहाँ हृदय, वैसे हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय की हम बात कर रहे हैं। हेडिंग में आप मानव हृदय लिख लेंगे, क्योंकि अलग अलग जीवों में भी इस हृदय के कोष्ठकों की संख्या अलग अलग है। हमारे यहाँ सिलेबस में ह्यूमन हार्ट ही है, तो यहाँ हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर के दोनों कोष्ठक आलिंद, दोनों कोष्ठक तो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और आर्ट्रियोल कहलाते हैं एट्रियोल। ऊपर के दोनों कोष्ठक आलिंद तथा निचले दोनों कोष्ठक
निचले दोनों कोष्ठक नीला कहलाते हैं, नीला है। वेंट्रिकल, आर्ट्रियोल और वेंट्रिकल। तो दो तो ऊपरी दो कक्ष तो हो गए आलिंद, और निचले दोनों कक्ष क्या हो गए, कोष्ठक हो गए नीले। इस प्रकार से 4 कोष्ठकों में ये जो मानव का हृदय है ये बटा हुआ होता है। इसके बाद में हृदय के हम कपाटों के बारे में पढ़ेंगे। हृदय के अंदर कपाट पाए जाते हैं और आलिंद निलय कपाट होते हैं। तो हृदय में आलिंद और निलयों के बीच में कपाट पाए जाते हैं, और एक हृदय के अंदर महाधमनी कपाट पाए जाते हैं। निलय और महाधमनियों के बीच में कपाट पाए जाते हैं, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के बीच में। तो हृदय के आलिंद निलय, आलिंद निलय कपाट है, और इनको हम एवीटी कहते हैं, है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर, आलिंद निलय कपाट, या इनको एवी का मतलब है एट्रियोल वेंट्रिकुलर वाल्व, और हिंदी में इसको आप लिख लेंगे आलिंद निलय कपाट। आलिंद निलय कपाट, ये लिख दिया मैंने, आलिंद निलय कपाट। तो हृदय के आलिंद निलय कपाट एवी, यानी एट्रियोल वेंट्रिकुलर वाल्व, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है, और एक बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होता है। तो एक तो होते हैं इसमें बाइकैस्पिड, यानी द्विवलनी, इसको माइट्रल कपाट भी कहते हैं। माइट्रल या मिट्रल शब्द आता है, माइट्रल कपाट भी कहा जाता है। और एक ट्राइकैस्पिड होते हैं, ट्राइकैस्पिड, इसको हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। एक द्विवलनी कपाट होते हैं और एक त्रिवलनी कपाट होते हैं। ये जो द्विवलनी कपाट हैं ये पाए जाते हैं बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच में कौन से पाए जाते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। और ये हैं दाएं आलिंद तथा दाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य। तो हृदय में 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, एक द्विवलनी कपाट होते हैं और एक त्रिवलनी कपाट होते हैं। ये हृदय की संरचना है, इसमें आप देखते जाएंगे। इसके बाद में आप देख लेंगे इन कपाटों का कार्य नीचे लिखेंगे। पहले आप इसको उतार लो। ये जो कपाट है इनका कार्य क्या है पूरा उतार ले पहले एक बार, वीडियो को पॉज करके उतार लें, और फिर जैसे ही आप इसको आगे पहले करेंगे तो आपको सीरियल से मिल जाएगा। कपाटों का जो काम है ये रुधिर को, आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं, इनका काम है रुधिर को विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब आलिंद निलय कपाट, ऐसे लिख लेंगे, आलिंद निलय कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में, रुधिर को
विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है निलय से आलिंदों में, निलय से आलिंदों में नहीं जाने देते हैं, विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ये किसका काम है? आलिंद निलय कपाट, जिनको एवी भी बोला जाता है, एट्रियोल वेंट्रिकुलर वाल एवी, और ए का कपाट पाए जाते हैं हृदय में धमनियों तथा निलयों के मध्य पाए जाने वाले कपाट महाधमनी कपाट कहलाते हैं। इनको हम महाधमनी एरोटा वाल्व के नाम से जानते हैं, महाधमनी कपाट कहलाते हैं, महाधमनी कपाट कहलाते हैं, जो रुधिर को धमनियों से पुनः निलयों में जाने से रोकते हैं, पुनः निलयों में जाने से रोकते हैं। दो प्रकार के कपाट हो गए, एक तो आलिंद निलय कपाट हो गए। ये आलिंद निलय कपाट तो दो प्रकार के हैं, एक बाइकास्पिड है और एक ट्राइकास्पिड है। और एक हो गए निलय और धमनियों के बीच में पाए जाने वाले कपाट। तो निलय और धमनियों के बीच के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं, पाए जाने वाले कपाट अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे इनको, अर्धचंद्राकार। धमनी और निलयों के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। और ये अर्धचंद्राकार कपाट हैं, ये रुधिर को पुनः धमनियों से निलयों में जाने से रोकते हैं। और एक जो इसके अंदर एक संरचना और पाई जाती है, हृदय में आलिंदों और निलयों के मध्य, आलिंद और दाएं व बाएं, आलिंद तथा निलय, इसमें ऐसे लिखोगे हृदय में दाएं व बाएं, आलिंद व निलयों के मध्य, आलिंद व निलयों के मध्य एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना, झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस झिल्ली नुमा संरचना को सेप्टम कहते हैं, जिसे सेप्टम कहते हैं। झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, इस झिल्ली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? सेप्टम। और इस सेप्टम के द्वारा निलय, दोनों निलय आपस में और दोनों आलिंद, यहाँ ध्यान रखेंगे दोनों ऊपर वाले आलिंदों के बीच में और दोनों जो नीचे वाले निलय हैं इनके बीच में, यहाँ जो ये झिल्ली नुमा है, इसको मतलब क्या कहा जाएगा? सेप्टम कहा जाएगा। तो इनके बीच में जो झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? हृदय की संरचना की। इसको आप उतार लें। इसके बाद में अब हम देखते हैं हृदय का नामांकित चित्र। एक बार हृदय का हम क्या बनाएंगे? नामांकित चित्र बनाएंगे। देखें, हृदय का नामांकित चित्र बनाएंगे। एक बार देखेंगे इधर हृदय के नामांकित चित्र में
एक वाला पार्टी आप बढ़ाएंगे पहले। ये वाला जो हमारा पार्ट है हृदय का दायां भाग है और ये दोहरी झिल्लियों का आवरण है। बढ़ा रहे हैं, ये दोहरी झिल्लियों का आवरण है इस प्रकार से। इसको हम यहाँ देखेंगे, ये फुफ्फुसीय महाधमनी है और ये महाशिरा है। ये दायां आलिद बनेगा और इसके नीचे दायां निलय बनेगा। यहाँ से इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये दायां आलिंद बना और ये दायां निलय बन गया। यहाँ दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में भी हम पीछे पढ़ कर के आए थे, यहाँ त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं, त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। ये है हमारी फुफ्फुसीय धमनी बनी, क्योंकि दाएं निलय से वापस रुधिर इसमें जाएगा और यहाँ भी आप इसमें कपाट दर्शा देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि शिराओं में और आलिंदों के बीच में किसी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन धमनी और निलयों के बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये फुफ्फुसीय धमनी है और ये फुफ्फुसीय धमनी फिर इस दाएं निलय से रुधिर को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों में लेके जाएगी। और ये शिरा है महाशिरा, वेना केवा। एक फुफ्फुसीय धमनी इधर चली जाएगी और एक फुफ्फुसीय धमनी, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, एक फुफ्फुसीय धमनी इधर चली जाएगी। ये रक्त को यहाँ से रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। ये महाशिरा है, नामांकन हम बाद में करेंगे, पहले देखते जाए। ये दाएं आलिंद में आ गया। दाएं आलिंद से देखो रुधिर यहाँ, दाएं आलिंद और ये दायां निलय, ये तो है दायां आलिंद और ये है दायां निलय। ये विपरीत होगा, ऐसे आप दायां बायां हाथ में देखें, इसमें हृदय में उल्टा आएगा, क्योंकि हमारा हृदय है वो मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा हृदय इस प्रकार से आएगा। इसको बाहर निकाल करके देखेंगे, ये दायां निलय और ये दायां आलिंद है। इधर मतलब जिधर हमारा हाथ है बायां है उस तरफ इसका उल्टा होगा पोर्शन, क्योंकि जैसे हम खड़े हैं तो हृदय को, कोई भी चीज को हम ऐसे देख रहे हैं पहले, और वो चीज हमारे क्या है, अंदर है, तो इसको बाहर निकाल करके सामने से देखेंगे तो अपोजिट दिखाई देगा। तो दायां आलिंद और दायां निलय, यहां से देखो रुधिर गया, यहां आ गया, और यहां से रुधिर किस में गया, यहाँ। ये अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं निलय और धमनियों के बीच में। यहां से ये रुधिर गया फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में। किसको, यहां से रुधिर किसको जाएगा, फेफड़ों में। एक पार्ट तो ये हो गया, इसको आप लिख लें एक बात को, ये महाशिरा, ये क्या है, महाशिरा। ये क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, और वो भी फुफ्फुसीय धमनी है। एक जगह लिख देता हूं मैं, समझ लेना। ये भी फुफ्फुसीय धमनी है, ये अंदर से आ रही है, इतनी दर्शाएंगे, और ये भी फुफ्फुसीय धमनी है। फुफ्फुसीय धमनी। हृदय का चित्र थोड़ा आपको जटिल पड़ता है, तो इसको आप थोड़ा पार्टों में बढ़ाएं। एक पार्ट हो गया, ये दायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, और ये है हृदयावरण, पेरिकार्डियम, हृदयावरण, पेरिकार्डियम, ये है हृदयावरण, या इसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। इनके बीच में ये जो हृदयावरण है, इस हृदयावरण के बीच में तरल पदार्थ पाया जाता है। यहाँ तरल पदार्थ पाया जाता है इस हृदयावरण के मध्य, और इस तरल पदार्थ को हम कहेंगे हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियम फ्लूइड।
हृदयावरणी द्रव या इसको क्या कहा जाएगा, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाएगा। एक पार्ट तो आपका ही हुआ। अब देखो हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। ये दूसरा पार्ट है और इसको भी दोहरी झिल्ली युक्त कर देंगे। ये दूसरे वाला पार्ट है। यहाँ ये सेप्टम होता है जो निलयों को और इसी प्रकार से आगे जाकर के आलिंदु इनको पृथक करता है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें देखो एक तो यहां आकर के खुलेंगे महाशिरा, ये दो महाशिराएं हैं, एक ये और एक इसके नीचे बना देते हैं। ये दोनों महाशिराएं हैं। एक तो इसमें रुधिर आएगा, फेफड़ों से वापस शुद्ध होकर के आएगा यहाँ फेफड़ों से वापस शुद्ध होकर के आएगा और इसका सेपरेशन ऐसे कर लेंगे। ये ऊपर वाला आलिंद हो जाएगा, ये ऊपर वाला आलिंद हो गया। इसको ऐसे बनाओ, देखो ये ऊपर वाला आलिंद हो गया है, जिसको आप कहेंगे बायां आलिंद। यहां आकर के ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं वो इसमें रक्त डाल देंगी, तो इसको हम कहेंगे बायां आलिंद। और ये बायां निलय है, ये कौन सा है, बायां निलय। ये रुधिर आया, दो फुफ्फुसीय धमनी उधर से है और फिर दो फुफ्फुसीय धमनी इधर से है। देखो ये शिराएं, ये करें और एक इस प्रकार से दर्शा देंगे। इनको अलग अलग ऐसे दर्शा देंगे। इनसे आएगा ये अंदर से यहाँ आएगा, यहां से रुधिर आया, बाएं आलिंद से आया बाएं निलय में। अब बाएं निलय से देखो यहाँ इसका सेपरेशन है, यहाँ वाल होंगे, यहां से फिर एरोटा निकलेगी। यहाँ क्या निकलेगी, एरोटा। और यहां से ये रुधिर यहाँ प्रवेश करेगा। ये यहां से महाधमनी निकल रही है, ये एरोटा निकल रही है इस प्रकार से। फिर ये शरीर में जाकर के आगे इस प्रकार से अलग अलग है, आगे छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है। यहाँ मुख्य धमनी निकलेगी ऐसे। तो यहां से ये शुद्ध रुधिर जो है ये इस एरोटा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा, ये क्या है, महाधमनी, महाधमनी। इस महाधमनी के माध्यम से एरोटा जिसको बोला जाता है, इस महाधमनी के माध्यम से इस शुद्ध रुधिर को शरीर के अन्य भागों में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। ये वो तरल पदार्थ है, इधर नामांकन करिए इसका, लिक्विड है। और इनके बीच में ये जो झिल्ली पाई जाती है इसको सेप्टम कहते हैं। ये क्या कहा जाएगा, सेप्टम कहा जाएगा। तो ये है आपके हृदय का नामांकित चित्र। इसको आप बना लेंगे, हृदय के नामांकित चित्र को। ये फुफ्फुसीय धमनी और इसका आप नाम लिखेंगे फुफ्फुसीय शिरा, इसका लिखेंगे फुफ्फुसीय शिरा। ये हो जाएगी फुफ्फुसीय शिरा। और ये फुफ्फुसीय धमनी, इसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ये वाले और ये वाले, ये धमनी और निलयों के बीच में है, तो इनको क्या बोला जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट। ये द्विवलनी कपाट है और ये क्या है, त्रिवलनी कपाट है। इसको अगर और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं त्रिवलनी
कपाट ध्यान रखेंगे कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न ऐसे छोटे छोटे बीच में से आएंगे आपके कि त्रिवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं। दाएं आलिंग और दाएं निलय के बीच में प्रश्न देंगे आपको, बाद में इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन करें और समय अगर रहा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे जिसमें आप बहुत ही आनंदित होकर के प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले आप एकाग्रचित्त होकर के इसका अध्ययन करें, तब आपको आनंद आएगा कि कौन सी चीज हमने किस प्रकार से पढ़ी थी और उस प्रश्न का आपको जवाब कैसे देना है। यहाँ अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मतलब बायां आलिंग और बायां निलय इसके बीच में पाए जाते हैं ये द्विवलनी कपाट। द्विवलनी क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और यहाँ जो धमनी और निलय है इनके बीच में ये होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। जैसे प्रश्न हो गया कि अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्धचंद्राकार कपाट है ये धमनी और निलयों के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न बन गया द्विवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो द्विवलनी कपाट जो है ये किसके बीच में पाए जाते हैं, बाएं आलिंग और बाएं निलय के बीच में। त्रिवलनी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो त्रिवलनी कपाट दाएं आलिंग और दाएं निलय के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पुनः आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना मानव तंत्र है अभी बड़ा है, 7-8 पार्ट हैं इसके जो एक ही पार्ट में डाल रखे हैं, तो ये हमारे 10-11 पार्टों में होगा। अभी हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा है, इसके बाद में शायद उत्सर्जन तंत्र है, और आपका तंत्रिका तंत्र भी इसी में है, अंतःस्राव तंत्र भी है, और एक रिप्रोडक्शन सिस्टम भी है, प्रजनन तंत्र भी। ऐसे 11-12 पार्टों में पूरा होगा। आप धीरे धीरे जैसे आपको वीडियो प्राप्त हो रहे हैं वैसे वैसे इनको आप लिखते जाएं कॉपी में। पहले आप सुनेंगे, पहले आप देखेंगे कि अध्यापक आपको किस प्रकार से बता रहे हैं, और इसके बाद में वीडियो को पॉज करके फिर उसको क्या कर लेंगे, आप उतार लेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों को पुनः मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चुस्त रहें और हंसते खेलते और पढ़ते रहें। थैंक यू।